ये जो फर्स्ट पार्ट है ये प्योर मैकेनिक्स है और ये आपका एप्लीकेशन है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपका ये पार्ट तैयार है, एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट आपका तैयार है, तो आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में अपने आप को फिजिक्स को लेकर के रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे किसी बॉडी के अंदर ब्लड होता है ना, वैसे ही फिजिक्स में ये मैकेनिक्स होती है। तो अगर शरीर से ब्लड को निकाल दें, खून को निकाल दें, तो आप शरीर के चलने की कल्पना नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार से बिना मैकेनिक्स को पढ़े किसी का उद्धार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपको ध्यान में आ गया होगा कि ये हमारा एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बच्चे थोड़ी सी लापरवाही करते हैं और इसको सीरियसली नहीं लेते इन चैप्टर्स को, और फिर बाद में दिक्कतें आती हैं। मेरा फोकस, प्राइमरी फोकस हमारा जो रहेगा वो हमारा मैकेनिक्स पे ही रहेगा, और कोशिश रहेगी कि इस सेगमेंट को बहुत बहुत अच्छे से करवाया जाए आपको। बाकी जो सेकंड सेगमेंट इसका एप्लीकेशन पार्ट है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है, कहीं कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ये मैकेनिक्स जो है बच्चों, ये पहले ये टॉपिक मैथ में थी, ये मैथमेटिक्स में थी, ये यानी एक तरीके से ये मैथमेटिक्स ही है, लेकिन फिजिक्स में है तो फिजिक्स के तरीके से इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जो बायो स्टूडेंट्स हैं उनको यहीं पे दिक्कत आती है, इसी ब्रांच में। तो अब आपको इसमें दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए और इसको अच्छे से करनी चाहिए। तो अब हम अगर छोटे छोटे सेगमेंट में देखें कि अगर हमारा एनसीईआरटी जो फर्स्ट पार्ट हमारा है, इसमें है क्या चीज हमारे लिए। फर्स्ट पार्ट में अगर देखें तो पहला चैप्टर आपका है फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, तीसरा है स्ट्रेट लाइन, चौथा है मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, पांचवा आपका है इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम, फिर है वर्क, पावर, एनर्जी, फिर रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास, और लास्ट में ग्रेविटेशन। ये है आपका, ये सीरीज है। तो इसमें से बच्चों आपकी ये चैप्टर जो यहां से लेकर के यहां तक जो है, ये आपके लिए, ये आपकी मैकेनिक्स है। और इसी को बहुत अच्छे से करना है, बहुत बहुत अच्छे से करना है। अगर ये पार्ट आपका अच्छा हो गया तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी फिजिक्स का 60% आपका तैयारी हो गया है। इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो अब इसी सेगमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं, और आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा, हम इस चैप्टर फर्स्ट को आज हम आपसे शुरुआत करने वाले हैं, फिजिकल वर्ल्ड, इसके बारे में बातचीत आपसे करेंगे। बीच बीच में कोई अगर आपको जानकारी या कोई डिस्कशन करना है तो आप मेरे को बीच बीच में आप बोल सकते हो, बता सकते हो। देखिए, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, इसका वेटेज, वेटेज की बात करें तो ये 2 मार्क्स इसका वेटेज है। और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, थियोरेटिकल या आपके कॉन्सेप्चुअल, इसके अलावा इसका ज्यादा कुछ रोल नहीं है। यानी पूरे सिलेबस में से इसकी वैल्यू केवल 2 मार्क्स की है बस। और क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो थियोरेटिकल आएगा या कोई कॉन्सेप्चुअल आएगा। और 4 क्वेश्चन इसके अंदर फिक्स हैं, वही 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है। इसका वेटेज ध्यान देना है, इसका वेटेज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है।
आपके जो होम एग्जाम्स होंगे उसी एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन लेने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, नीट जेईई के सिलेबस में तो चैप्टर ही नहीं लिया गया है ये, लेकिन आपके सिलेबस में है तो आपके जो सीबीएसई एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो आपको काउंट किया करना होगा। तो आपके स्कूल में इसमें से क्वेश्चन लिए जाएंगे। कितने नंबर के? 2 नंबर का। ये कैसा होगा? ये थियोरेटिकल होगा या कॉन्सेप्चुअल होगा? क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा डेमो दिया था आपको, दीपो बताया था, थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाते हुए कि फिजिकल वर्ल्ड है क्या चीज। देखिए फिजिकल वर्ल्ड, और इसको एक्सप्लेन करते हुए इनके वो 4 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको डिस्कस करके ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा चैप्टर है आपका, एक लेक्चर का चैप्टर है आपका। देखिए यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है। फिजिकल वर्ल्ड की जो हमारा मानना है या जो हम समझ पा रहे हैं वो है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ये कोई आत्मा है, ये कोई आदमी इंसान है आपका, ये कोई है, ये कोई इंसान है। ठीक है, इसकी सोल को निकाल दीजिए आप, सोल को निकाल दीजिए, रेस्ट जितना बचता है इसके बाहर जो भी बचता है दैट्स वो क्या होगा? आपका फिजिकल वर्ल्ड हो जाएगा। आत्मा को छोड़ करके जो भी बाहर बचता है वो सबका सब क्या है? फिजिकल वर्ल्ड है। तो इसी फिजिकल वर्ल्ड को जब साइंटिफिक स्टडी के क्रम में देखा गया तो सबसे पहले इस फिजिकल वर्ल्ड को 2 भागों में बांट दिया गया। एक वह लोग थे जो लाइव थे, एक वो थे जो नॉन लाइव थे, जो मरे हुए थे। यानी पूरा फिजिकल वर्ल्ड 2 भागों में बांटा गया। नॉन लिविंग, ये लिविंग हो गया और नॉन लिविंग हो गया। लिविंग्स को जो है वो 2 भागों में बांटा गया। एक थे वो प्लांट, प्लांट में भी लाइफ होती है, और एक एनिमल। नॉन लिविंग को भी 2 भागों में बांटा गया, एक स्मॉल और एक लार्ज। तो प्लांट्स की स्टडी जो करता है वो होता है बॉटनी, कभी कभी पूछते हैं इसके बारे में। एनिमल के बारे में बायोलॉजी। स्मॉल ऑब्जेक्ट की जो स्टडी करता है वो होता है केमिस्ट्री, और जो लार्ज के बारे में स्टडी करता है वो होता है फिजिक्स। ये तो आपका बेसिक जानकारी था फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। अब आगे आते हैं हम जो डेफिनेशंस हैं 1 मार्क्स में। सबसे पहले साइंस। साइंस क्या होती है? अच्छा कोई बताएगा इसमें से मेरे को साइंस क्या होती है? साइंस इज टू नो समथिंग, इसके बारे में कुछ पता करना, वही साइंस है। साइंस मतलब किसी के बारे में जानकारी करना या कोई बात है, स्पेशल नॉलेज। तो पर आप उसको ऐसे नहीं कह सकते। आपको इसको कहने के लिए आपके पास तरीका होना चाहिए, आपके पास फंडामेंटल वे होना चाहिए। तो साइंस कहती है, देखिए इसकी डेफिनेशन बहुत सारी दे रखी हैं, मैं उन डेफिनेशंस पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए, आपका ये जो क्वेश्चन है क्लास 8th लेवल का है, आपको क्लास 11th में नहीं आएगा ये। तो हमें इसकी केवल उतनी बात ध्यान में रखनी है जो हमारे काम की है। और काम की क्या है हमारा? साइंस मतलब सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिक स्टडी हो तो वो साइंस कहलाती है। अब इसी सिस्टमेटिक सिस्टम को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड, यहां ध्यान देना है, साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर साइंटिफिक मेथड जो है ये आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड। तो अब भाई साइंटिफिक मेथड बताना पड़ेगा। तो साइंटिफिक मेथड होता क्या है? देखिए बच्चों, साइंस के 4 बेसिक स्टेप होते हैं। कौन कौन से? पहला ऑब्जर्वेशन,
सबसे पहले साइंस क्या कहते हैं, पहले कहते हैं देखो, फिर क्या करता है, कैलकुलेशन, कैलकुलेट करो, फिर कहता है रिजल्ट बनाओ, और फिर कहता है उसकी एनालिसिस करो। तो देखिए, साइंटिफिक मेथड ये 4 सेगमेंट्स को इन्वॉल्व करता है। ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट एंड एनालिसिस। अगर कोई भी बात, दुनिया की कोई भी चीज है जो इन 4 स्टेप से गुजरेगी, पहले ऑब्जर्वेशन हुआ, कैलकुलेशन हुआ, रिजल्ट आया और उसकी एनालिसिस हुई, अगर इन 4 चीजों से किसी को गुजारते हो तो वो जाकर के लास्ट में क्या बन जाता है, आपका साइंस बन जाता है। बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? यस सर। हाँ, कि साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, साइंटिफिक मेथड। क्लास 11th में ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आता है कि साइंटिफिक मेथड क्या है। ठीक है, तो ये क्या एक प्रोसेस है जिसमें 4 स्टेप है। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, दूसरा कैलकुलेशन, तीसरा रिजल्ट एंड लास्ट एनालिसिस। और जब एनालिसिस से हम पास हो जाते हैं तो फिर वो हमारा जो भी आइडिया है, जो भी थॉट है, जो भी रिसर्च हमारा है, वो साइंस की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन जब तक इन 4 प्रोसेस से कोई बात पास नहीं होती है तब तक उसे हम साइंस नहीं कह सकते, साइंस के लिए वो नहीं बना हुआ है। क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैंने नोट्स पहले भेज भी रखे हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ चीजें आपको बता रखी हैं, जैसे इसमें ये हमने एनसीईआरटी से ही लिया है सारी चीजें। आपने इसमें पढ़ा भी होगा, साइंस क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, कहाँ से निकली, ये थोड़ी सी जानकारी के लिए है, एग्जाम में नहीं आना है ये आपका, लेकिन कहीं कभी ये थोड़ी सी जानकारी आती है। जैसे साइंस क्या है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंसिया, मीनिंग इज टू नो, संस्कृत वर्ड विज्ञान, अरबिक इल्म, ये सारे वर्ड्स एक जैसे हैं, ये आपकी जानकारी के लिए मैं दे रखा है नोट्स में, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने डिस्कस किया है कि साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड डिस्कस किया है इसने। और ये हमने तो इसका, ये थियरी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है, हमने इसका निचोड़ आपको 4 लाइन में बता दिया है। ये सारी चीजें आपकी आ गई। अच्छा, अब इसके बाद आपका आता है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे आता है इस सेगमेंट से मिला हुआ, टेक्नोलॉजी। ये पूछता कभी भी टेक्नोलॉजी क्या है भाई। हाँ जी, देखो टेक्नोलॉजी क्या चीज है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। इसका वेटेज कितना है, इसका वेटेज है आपका 1 मार्क्स, इसमें आएगा थियरी में आएगा ये, 1 मार्क्स थियरी में इसका वेटेज है, तो इतना है, 1 मार्क्स में थियरी में आएगा। तो टेक्नोलॉजी क्या है, समथिंग विच प्रोटेक्ट अस बाय नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। समझ में आएगा? जैसे ना, सिंपल से आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। जैसे आप देखिए, आप घर से चले बाहर, ये आप थे और ये आप घर से बाहर चले घूमने के लिए। आप जैसे ही आगे गए आप, वैसे क्या हो गई, बरसात होने लगी भाई। और बरसात कैसी है, ये रेन जो है आपकी, ये नेचुरल है। तो इससे प्रोटेक्ट होने के लिए क्या करते हो आप, भाई यहाँ आप आए और यहाँ पे क्या किया आपने, आपने सिंपल सा यहाँ पे ये आपने ये आपने यहाँ पे
ये आपने अम्ब्रेला ले लिया। तो अब ये देखिए, अब रेन भी हो रही है और अब बचे भी हो। तो दिस इज, ये जो अम्ब्रेला है आपका, ये अम्ब्रेला, यही है टेक्नोलॉजी। यानी वो चीजें जो हमें नेचर और नेचुरल फिनोमिना से बचाएं, उन्हें हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। क्लियर आ गई? जैसे हमें बहुत दूर तक जाना है तो क्या करते हैं, फ्लाइट लेते हैं, फ्लाइट का टेक्नोलॉजी है। हमें बहुत दूर तक बात करनी है तो फोन यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी हो गई। तो जैसे हमें मैसेज अमेरिका पहुंचाना है तो अमेरिका हम जाकर तो बता नहीं पाएंगे। इन दैट केस टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू सेंड देयर मैसेज। तो जो हमें हमारे काम में हेल्प करते हैं वो सभी क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी है। क्लियर हो गया? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे तीन बातें आपने सीखी हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए है इंपॉर्टेंट: साइंस, साइंटिफिक मेथड और टेक्नोलॉजी। क्लियर हो गई भाई तीनों बातें ये? यस सर। यस सर। ओके, गुड 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 गुड। अब देखो बेटा, इसके अलावा आप कौन सा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर? इसके अलावा जो एक क्वेश्चन बनता है वो बहुत थियोरेटिकल कॉमन सा है। आपसे पूछता है फॉर इंडियन साइंटिस्ट। हम चार याद कर लेते हैं, एग्जाम में एक या दो पूछता है। ठीक है? इंडियन साइंटिस्ट नेम एंड अचीवमेंट। तो भाई मैं तो ये चाहूंगा कि भाई ये आंसर आप वन बाय वन करके बताएं। हम नंबर ही डालते हैं, 2, 3 और 4। चार भारतीय साइंटिस्टों के नाम बताने हैं, ठीक है? और उनके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं ये आपको बताने हैं। हो जाएगा? हम्म कोई तो बोलो भाई। हाँ, नाम में कुछ भी आंसर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा भाई, अगर नहीं है तो मैं तुम्हें बताने के लिए। नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले आप जो फादर कहे जाते हैं हमारे, मतलब बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हैं वो, सीवी रमन। सीवी रमन, ये नोट करना बेटा, ये सभी आप एग्जाम में आएंगे। रमन, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। बहुत, इनके बारे में मैं बताऊंगा। इन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज की थी। और चूंकि मेरा मेरा सब्जेक्ट भी था स्पेक्ट्रा, इसलिए मैंने इनको काफी अच्छे से पढ़ रखा है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कितने संघर्ष किए, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या करके बनाया था इन्होंने। बहुत बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। और इंडिया में नई साइंस को डेवलप करने वाला का क्रेडिट सारा इन्हीं को जाता है। एक सीवी रमन हो गए आपको। आपके जेसी बोस हो गए। आपके एस एन बोस हो गए। एस सतेंद्रनाथ बोस हो गए। ठीक है? उसके अलावा प्रफुल्ल चंद्र राय हैं। ये तो चलो आपके पुराने लोग थे। एक प्रफुल्ल चंद्र राय हैं। प्रफुल्ल चंद्र राय, ये है। ये तो मतलब आपके जो पुराने थे वही सारे हो गए। कुछ आप नए ऐड करोगे इसके अंदर? हम्म देखो, ये आपके लिए अच्छी बात है, समझने वाली बात है। अगर ये याद है तो दैट्स गुड, नहीं तो कुछ ये ऐसे भी याद कर सकते हो। ये 5, 6, 7, 8। देखिए, चार में आपको करंट जो जो मॉडर्न में काम किए उनकी नाम बता देता हूँ मैं। जैसे आपका APJ अब्दुल कलाम। इनका टाइटल क्या थी? मिसाइल मैन। दूसरे क्या थे आपके? विक्रम दूसरे थे आपके, ये आपके विक्रम साराभाई।
पता है विक्रम साराभाई के बारे में तो बेटा आप लोगों को? हाँ बेटा, विक्रम साराभाई के बारे में पता है? यस सर, सुना तो हुआ है। आपने टीपू सुल्तान के बारे में, विक्रम साराभाई के बारे में? नो सर। ये जो आप इसरो देखते हो ना, इसरो के यस सर। संस्थापक रहे हैं विक्रम साराभाई। ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट थे। अगले हैं होमो जागिर भाभा। होमो जहांगीर भाभा। ये इंडिया में जो एटॉमिक एनर्जी है उस पर बहुत सारा काम किया इन्होंने। एक ने मिसाइल के लिए काम किया, एक ने इसरो के लिए बनाया, एक ने एटॉमिक एनर्जी बनाई, और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये आपको छोटे मोटे हैं जो आपको ध्यान में रखते हैं। आपके एक एस एन राव भी हैं, अभी नए साइंस हैं, मतलब काफी अच्छे हैं वो, अभी तो हैं वो, जो आपके आर एन राव है या एस एन राव कोई है साइंटिस्ट, उनका भी काफी अच्छा रहा है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखोगे, 4 इंडियन साइंटिस्ट और उनकी अचीवमेंट, और यह कौन कौन से उनके नाम। इसका वेटेज कितना बेटा आपका? इसका वेटेज आपका है 1 या 2 मार्क्स के अंदर ही आपका आता है। अच्छा, अब अगला आता है 4 फॉरेन साइंटिस्ट भाई। 4 कोई फॉरेन साइंटिस्ट के नाम बता सकते हो आप? हाँ जी। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए भाई। और कोई? और कोई हो सकता है बेटा? चार्ल्स वेबेज जाएंगे? चार्ल्स डिस्कवरी ऑफ बेबी, चार्ल्स बेबी भी हो जाएंगे आपके। न्यूटन। वही मैं सोच रहा था, इतना कॉमन नाम कैसे भूल गए आप लोग। देखो, न्यूटन हो गए आपके, जूल हो गए, पास्कल हो गए, फराडे हो गए, एम्पियर हो गए, ओम हो गए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। वो सभी आपके फॉरेन साइंटिस्ट हैं और इनका अपना अपना ये रोल रहा है। चलो, तो ये क्वेश्चन तो आपको आएगा नहीं, ये क्वेश्चन आपका आने के चांस बहुत कम है। इसमें से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है आपकी। अब आपका 2 नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है, और ये याद रखेंगे, इस पे से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। 4 फंडामेंटल फोर्सेस। 4 फंडामेंटल फोर्स। ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2 मार्क्स थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके लिए है। तो 4 फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं, मैं आपको पहले नाम बता देता हूं उनके, फिर उनके बारे में अलग से एक्सप्लेन कर देंगे। तो पहला फोर्स आपका है, जो है पहला ग्रेविटेशनल। दूसरा फोर्स आपका है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। तीसरा आपका है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा आपका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक बार इसको आप सभी लोग अच्छे से ध्यान करेंगे, सभी अच्छे से ध्यान करेंगे। पहला क्या है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ठीक है बच्चे? अब पहला जो है आपका फर्स्ट,
ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। चलो भाई एक एक चीज बताओ, एक आप बताओगे दीपू और एक सगुन आप बताओगे। ग्रेविटेशनल फोर्स बताऊं सर? हाँ Sir, it is the attractive force which act between two objects. देखिए आपने बहुत बढ़िया बात बताया कि क्या है ये, अट्रैक्टिव फोर्स है ये, अट्रैक्टिव फोर्स है, बहुत बढ़िया। कहाँ लगता है, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक, दो बातें आपने बता दी इसके अंदर, तो दो बातें और आप ऐड करो भाई इसके अंदर क्या हो सकता है। हाँ जी सगुन जी। Each surface has a different gravitation force. चलिए मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ इसके अंदर। Attracts. इसमें देखिए, देखिए ये क्या होगा कि ये हमेशा ये वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का सबसे कमजोर फोर्स ये है। और दूसरा पॉइंट है इसकी जो रेंज होती है, रेंज बहुत लॉन्ग होता है, इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है। चार बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, अट्रैक्टिव फोर्स है ये, बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट लगता है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स है, और इसकी रेंज बहुत बड़ी होती है। ये चार बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसका फार्मूला भी तो पता होगा, आप लोगों ने किया होगा, F इज सर इक्वल इसकी टू, रेंज कम होती है ज्यादा होती है? रेंज बहुत होती है, इनफाइनाइट होती है, ये लिखा है ना, इनफाइनाइट रेंज होती है इसकी, बहुत लंबी रेंज होती है। ओके F सर। इज इक्वल टू G टाइम M1 M2 बाई R स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है। ये आपका चैप्टर भी आता है, देखो अभी हम इस पर डिटेल नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि ये देखिए मैंने यहाँ जब आपको करवाया था स्टार्टिंग में तो ये दे रखा है हमने, ये जो आपका 7वां चैप्टर है ये ग्रेविटेशन यहाँ दे रखा है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको हम खुद ही पढ़ाएंगे, तो इसलिए अभी ज्यादा इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ऐसी जानकारी के लिए आपको बस बता रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। दूसरा फोर्स आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या था, ये बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन ये क्या होता है, देखिए इसमें मैं पॉइंट्स के लिख देता हूँ, आपके ध्यान में आएंगे। ये अट्रैक्टिव भी होता है एंड रिपल्सिव भी होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बात करोगे तो ये अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है, दोनों होता है। दूसरी बात, ये स्ट्रांग होता है, ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। तीसरी बात, इसकी रेंज जो होती है, रेंज जो होती है बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है, ये बहुत छोटी रेंज में काम करता है ये, यानी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों है। ये स्ट्रांग है और इसकी रेंज बहुत छोटी है, ठीक है। और कहाँ लगता है ये, बिटवीन, Between two charged हाँ गुड objects. गुड गुड, बिटवीन चार्जेस, चार्ज के बीच में लगता है। तो चार बातें इसकी भी ध्यान में आपके आ गई, कौन कौन सी, अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो सकता है ये, स्ट्रांग फोर्स है ये, रेंज बहुत छोटी होती है, और ये कहाँ लगता है, हमेशा चार्ज के बीच में लगता है। ये दो हो गए आपके। इसके लिए फार्मूला क्या आता है, एफ, ये पढ़ोगे 12th में आप, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये फार्मूला आपका आता है फोर्स बिटवीन द चार्ज। इसकी मोस्ट एक्सप्लेनेशन आपकी क्लास 12th में आपकी आएगी। और थर्ड नंबर आपका क्या है, देखिए थर्ड नंबर आपका है
वीक न्यूक्लियर, ये भी क्या है आपका स्ट्रांगेस्ट फोर्स है, ये भी स्ट्रांग फोर्स है, ये भी स्ट्रांग है, स्ट्रांग फोर्स, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज, रेंज बहुत छोटी होगी इसकी। ये कब होता है, जैसे ये आपका है ना बेटा, ये एटम हो गया, देखिए जैसे ये आपका एटम हो गया, और ये इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। और होता क्या है इसके अंदर, बहुत सिंपल सा, कि यहां से अगर ये हैवी न्यूक्लियाई है, ध्यान देना, अगर ये क्या है आपका हैवी न्यूक्लियाई है, ध्यान देना यहाँ पे हैवी न्यूक्लियाई है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये हैवी न्यूक्लियाई है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलते रहते हैं इसमें से ये रेडिएशन होता है, ये क्या होता है, इसमें से रेडिएशन होगा, किसके फॉर्म में, अल्फा, बीटा और गामा के फॉर्म में होता है। तो जब कभी इसमें से बीटा निकले, बीटा डीके हो, इसमें जब बीटा डीके हो, उस टाइम पे जो इनका न्यूक्लियर इंटरेक्शन होता है वो कहलाता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। और इसी प्रकार से अगला जो है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, चौथा आपका, और लास्ट आपका स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों आपका, जैसे ये आपका एटम हो गया और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ये न्यूक्लियस हो गया आपका। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस हैं, भाई प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, डिहाइड्रोजन है, ऐसे बहुत सारे हैं इसके अंदर। आपने अभी तक केवल पढ़ा हो 2 ही 3, इसमें करीब करीब जो है आपके 17 पार्टिकल होते हैं जो अब तक रिसर्च में आया हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एंटी न्यूट्रॉन हो गया, और इसके अलावा हाइड्रॉन, डिहाइड्रॉन, लेप्टॉन, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, पर अभी उनकी डिटेल स्टडी नहीं आई है, इसलिए खाली अभी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 ही की जानकारी करते हैं। पाई होता है, पाई मेशान होता है इसके अंदर, पाई प्लस, पाई माइनस, ऐसे बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन इनके बीच में लगता है, न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन, ये जो है अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियस में रहते हैं, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, पाई मेशान हो गया, ये सारे जो है इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे बोलते हैं हम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, और ये सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है, स्ट्रांगेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स है ये। क्लियर हुआ बेटा यहां तक सब कुछ? यस सर। ये आपका चैप्टर पूरा होगा, चैप्टर फर्स्ट आपका पूरा हो गया। इसमें केवल इतनी ही बातें थी और ज्यादा कुछ इसमें कहने लायक, बताने लायक नहीं थी। हाँ, चैप्टर सेकंड जो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, वो जब कल स्टार्ट होगा तो उसमें फिर हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। इसमें हमने आपको ये देखो, अगर आप देखोगे इसको पढ़ोगे, इसमें तो मैंने दे रखा है कि कौन कौन साइंटिस्ट क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उनके, ये सारे डिटेल्स आपके पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। इसमें सारी कटिंग्स में डाल रखी हैं, आप इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ लास्ट में हमने दे रखा है फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स,